Friends, welcome to this year-end episode of Read with a Teacher. It's basically uh, an episode to celebrate the joy of reading. And I'm very happy that इसको celebrate करने के लिए I will very proudly say कि मैंने अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड और जिनके साथ हमारे लाइफ का सबसे चेरिश्ड मेमोरी है, मनीषा पावी मैम, इनके साथ फुलब्राइट यात्रा पे मैं अमेरिका गया था, उनको बुलाया हूँ। तो किताब तो पढ़ेंगे ही, बट इट्स लाइक सेलिब्रेशन ऑफ ईयर एंड यू नो जब जब पार्टी का मूड होता है तो हम लोग यहाँ किताब पे चर्चा करके वो पार्टी करेंगे। तो मनीषा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू और सर। हमारे साथ ज्योत्सना मैम भी हैं और मनीषा मैम के ही स्कूल से हैं और बहुत ही प्रॉमिसिंग एंड एमर्जिंग टीचर हैं ज्योत्सना। एंड आज के इस सत्र में चंदन जी के साथ मनीषा मैम, ज्योत्सना मैम और हम सभी लोग मिलकर एक बहुत इंटरेस्टिंग किताब के बारे में बातचीत करेंगे। एंड दैट इज राइटिंग फॉर चिल्ड्रन, किताब का नाम है। तो इस रीड विद अ टीचर प्रोग्राम में हम अक्सर इस तरीके की ही किताबों के बारे में बातचीत करते हैं, विच इज अराउंड द वर्ल्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। बच्चों की बात होती है, टीचर्स की, स्कूल्स की, करिकुलम की। तो आज एक और खूबसूरत किताब और दो बेहतरीन साथी के साथ। तो शुरुआती सवाल, मनीषा मैम, हम जो भी साथी हमारे साथ इस पे जुड़ते हैं उनसे हमारा होता है कि थोड़ा सा वो अपने पढ़ाई लिखाई की जर्नी, आप तो खास करके इस मामले में बहुत ही इंस्पिरेशनल है। मतलब आपके पीछे भी बहुत सारे टीचर लोग ये बात करते रहते हैं कि कैसे लगातार कुछ सीखते रहने की, नया करते रहने की एक जिद है आप में एक तरीके से। अदरवाइज पीपल थिंक कि अब तो बहुत कुछ अचीव कर लिया, अब क्या करना है, एंड एंड दे टेक रेस्ट। तो कैसे ये जर्नी आप कंटिन्यू कर पाती हैं? दैट कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू लिसन फ्रॉम यू। एंड ऑफ कोर्स हम ज्योत्सना से भी ये बात जानना चाहेंगे। मनीषा मैम, आपसे शुरू करते हैं। Thank you, sir, Chandan sir and Murari sir, for inviting us today. And it's really a privilege for us to be part of your program. And rather, it's our program now. Exactly. Thank you. And regarding my journey, if I say that I belong to a family of academicians, educators है मेरे parents दोनों, science and maths background से. So I think शायद यही reason था कि I came towards teaching. And trying something new is what I always like. एक कुछ करने के बाद लगता है अब कुछ नया किया जाए. So when especially जब ये opportunity मिली read with a teacher, I just wanted to jump to it कि why not be part of it. And rather कुछ ना कुछ नया करते रहे तो you feel lively and you feel alive. और यू वर्क विद न्यू पीपल, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आई गेट टू लर्न अ लॉट व्हेन आई एम वर्किंग विद न्यू पीपल, सो दैट वी हैव समथिंग टू एक्सचेंज एंड ग्रो विद देम। फैंटास्टिक। हाँ, मैं देखता हूँ आप लगातार कुछ नया स्किल सीखती रहती हैं। एंड आई गेस आपने जो रिसेंटली एक तरीके से व्लॉगिंग, वीडियो ब्लॉग का जो आइडिया है आपका, जिसपे आप काफी मेहनत कर रही हैं, जिस तरीके से एडिटिंग स्किल्स वगैरह आपने सीखा है, दैट इज रियली सरप्राइजिंग। आई मीन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बेसिकली इंटरेस्ट टू वो सब डेवलप करना। और इनफैक्ट इन नए तरीकों से बच्चों को अवगत करवाना, सिखाना, उनको नई जानकारियां देना, दिस इज रियली, आई थिंक आपके क्लास के बच्चे वाकई बहुत फॉर्चुनेट हैं। एंड कितना लंबा एक सीरीज आप उनके लिए चला रही हैं, मेरे ख्याल से 2 साल से तो मैं जान रहा हूँ, जिसमें आप अलग अलग टॉपिक्स पे उनके साथ बातचीत कर रही हैं, विच इज रिलेटेड टू डे लाइफ। और कैसे उन उन इश्यूज के बारे में एक तरीके से लाइफ स्किल्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स होते हैं कि उनकी एक ओपिनियन बने, एक राइट अंडरस्टैंडिंग उनमें डेवलप हो। दीज आर फैंटास्टिक। और किताब पे जब हम बातचीत करना शुरू करेंगे तो मैं चाहूंगा कि उसमें भी आप बार बार अपने क्लासरूम से उन बच्चों के लिए जो आप ये सब चीजें कर रहे हैं, इसका एग्जाम्पल हम हमारे साथ जरूर साझा करें। ज्योत्सना, आपका कैसा पढ़ाई लिखाई का जर्नी रहा है? टीचर बन जाने के बाद भी आप पढ़ती रही हैं, पढ़ने लिखने वाले प्रोग्राम का हिस्सा बन रही हैं। दिस इज रियली सरप्राइजिंग। हाउ, इफ यू कैन शेयर योर जर्नी। So first of all, thank you for having me here. I really appreciate the opportunity to be a part of the session Read with a Teacher because I always wanted to be a part of it. In the starting, I used to be a listener, but now as a reader, I'll
feel blessed and honored to be a part of it. So first of all, thank you for the opportunity. And yes, the reading journey, I think before teaching, it was not that much good. After teaching, I think my reading journey is good, continued. And before that, before teaching, I used to read some psychological books and child pedagogical books. But after that, when I encountered with the students, with my class children, because I deal with the small children as I'm a primary teacher, so when I deal with these children, so I read the story books that resonate with the classroom students, like teaching strategies and teaching methodologies books. That books that helps in engaging my classroom fun activities. I read that kind of books, not that diverse kind of literature I have read. And recently, the few books that I have written was Believe in Yourself by Dr. Joseph Murphy, that helps in, fostering that you have to be self-believe in yourself if you अच्छा, wanted to do something. मैं ये पूछने ही वाला था कि आपने रिसेंटली क्या पढ़ा। और जब आपने मेंशन किया कि आप प्राइमरी क्लासेस में पढ़ाती हैं, आई जस्ट रिमेम्बर कि एजुकेशन में जो कुछ सबसे खूबसूरत मोस्ट पॉपुलर किताबें किसी ने लिखा, तो वो प्राइमरी क्लास में पढ़ाने वाले टीचर्स ने लिखा। दैट इंक्लूड दिवास्वप्न, वो प्राइमरी क्लास के बच्चों के साथ जो गीजू भाई का काम है उस पे बेस्ड है। दैट इंक्लूड्स तोतो चान, जो बहुत ही पॉपुलर किताब है। वो प्राइमरी क्लासेस में टीचर के अनुभव पे आधारित है। एक किताब का ही नाम है टीचर, आई थिंक एस्टन जे वार्नर, ऐसा ही कुछ नाम है। टीचर न्यूजीलैंड की थी, प्राइमरी क्लास की। सिल्विया एस्टन वार्नर। सिल्विया एस्टन वार्नर, यस यस यस, एब्सोल्युटली। प्राइमरी क्लास के टीचर्स के बच्चों के साथ उनका वो लिखा हुआ काम है। तो बहुत ही खूबसूरत काम जो एजुकेशन लिटरेचर के फील्ड में हुआ है वो प्राइमरी से हुआ है। एंड वी होप कि आप उस तरीके के कुछ कामों में कंट्रीब्यूट करें। एंड इनफैक्ट मैंने जो रिसेंटली अपना रिसर्च लिखा वो भी प्राइमरी के एक टीचर से मैं बहुत इंस्पायर्ड था। उनका रिसर्च मैंने पढ़ा। नीदरलैंड की टीचर हैं मेरी रोच, और उनका रिसर्च था इस बात पे कि जब मैं बच्चे मुझे कुछ सीखते हुए देखते हैं तो उनमें भी सीखने की मतलब एक तरीके से जिज्ञासा होती है। तो व्हेन चिल्ड्रन सी देयर टीचर्स लर्न, दे आल्सो विश टू लर्न। उस पे मतलब एक तरीके से इस एजम्पशंस को बेस बना करके उन्होंने रिसर्च किया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग, प्राइमरी क्लास के बच्चों के साथ थी। तो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटीज कि बहुत सारा काम आप कर सकती हैं इंटरेस्टिंग इस फील्ड में। सो वी आर कमिंग टू आज की किताब की चर्चा के बारे में। और मनीषा मैम, बहुत ही एक तरीके से इंटरेस्टिंग टाइटल है। और जब मेरे पास ये टाइटल आया तो आई वाज सरप्राइज कि आई से कि जो मेरी पीएचडी है दैट इज इन द फील्ड ऑफ राइटिंग। और राइटिंग की फील्ड में पीएचडी करते हुए मुझे इस किताब से वास्ता नहीं पड़ा, मैं इसको तब नहीं जान पाया। लेकिन आज रीड विद टीचर करते हुए इस किताब से मतलब मेरा वास्ता हुआ। राइटिंग फॉर चिल्ड्रेन, और उसके लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखी जानी चाहिए, या बच्चों के लिए एक तरीके से आप मान के चलें कि हमारे देश में साहित्य का बहुत ही अभाव है। वो मनोरमा जाफा वो भी ये बात अंडरलाइन करती हैं कि ज्यादातर जो चिल्ड्रंस लिटरेचर पे हमारे यहाँ काम है वो कॉपीड है फ्रॉम यूरोपियन लिटरेचर। बहुत दशकों तक तो हमारे देश में चिल्ड्रंस लिटरेचर पे रशियन लिटरेचर का बहुत असर रहा, या तो वहां से कॉपी रहा या वहां का अनुवाद रहा। तो थोड़ा सा आप हमें बताइए, हम इसी जोनराज में बातचीत करने वाले हैं कि किताब क्या है, किन चीजों के बारे में बातचीत हो रही है, और कैसे हम सबके लिए ये एक इंटरेस्टिंग रीडिंग हो सकता है। मनीषा मैम। एक्चुअली जब हम बच्चों की स्टोरीज की बात करते हैं तो इट सीम्स की बहुत छोटी सी बात है। बच्चे को तो कहानियां हम बचपन से सुनाते आए हैं, पर जब लिखने बैठते हैं तो समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें और स्टोरी को कहाँ लेकर जाएं एंड हाउ टू प्रेजेंट इट। स्टोरी टेलिंग एंड स्टोरी राइटिंग इज एंटायरली टू डिफरेंट थिंग्स। और इसके बारे में ही ये बुक है कि क्या किन बातों पे ध्यान दिया जाए जब स्टोरी राइटिंग की जाए, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। एंड उसको भी उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है, जो हमारी ऑथर है मनोरमा, कि बिफोर 5 years, देन 5 to 8 years, 8 to 12 years, एंड देन 12 to 16 years के लिए किस टाइप से स्टोरीज डिफरेंट होनी चाहिए।
So this is book is like a help book for any writer. How to start, what things to keep into consideration, and do's and don'ts also. Right. Basically it's a really self help book. But एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी, this book was written in 1981 and now we are in 2023. So कुछ बातें थी जो लगा कि अब वो आउटडेटेड हो गई हैं. फॉर एग्जाम्पल वो शेयर कीजिए. लाइक एक दिन उसमें दिया हुआ था कि for children of 12 to 16 years they like real stories, they don't like fantasy. लेकिन we have a live example of Harry Potter book. हैरी पॉटर बुक कितनी फेमस हुई है एंड इट इज ऑल बेस्ड ऑन फैंटेसी. सो आई थिंक हमारे बच्चों का भी लाइकिंग चेंज हो रही है, और बिकॉज ऑफ द सो मच ऑफ एक्सपोजर उनका जो थॉट प्रोसेस है वो भी चेंज हो गया है. So these things are evolving in the society. I won't say change, it's evolving. So we have to also change our books according to the need of the students. Right. Even language भी जो शायद 1981 या 80s में लैंग्वेज थी, जो अब लैंग्वेज यूज होगी उसमें भी चेंज होगा, डिफरेंस होगा, because the kind of words our children are using now are different from what were used 30 years ago. Absolutely. उन्होंने आप मान के चलिए हमारे साथ कुछ साथी यहाँ पे हैं जो बाद में भी देखेंगे, तो अगर सम ऑफ अस अटेम्प्ट टू राइट, उन्होंने एक तरीके से फॉर्मूला बताया हुआ है कि कहानियों को कैसे शुरू करना है, कैसे उसका मिडिल होना चाहिए, कैसे उसका एंड होना चाहिए, उस सब के बारे में भी इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर अस टू नो. Yeah, actually process ही बताया हुआ है how to start with. The first thing was you should have an idea. The story should have an idea. कि आप मतलब it's not like a moral. Moral means is different. कोई preaching नहीं करनी है. What do you want to really tell in the story? Then secondly, it has to be related to the children. What I mean to say is कि story बच्चों के लिए है तो बच्चों की ही होनी चाहिए. उसमें चाहे adults हैं, but the central character should be the child, so that reader can relate to the child. कहीं ना कहीं उसको लगे कि मुझे पहचान हो रही है इस बच्चे, इस कैरेक्टर से. So and then obviously entertaining होनी चाहिए. She has emphasized about the language used, about the storyline should go forward. ऐसा नहीं है कभी flashback पे आ रहा है, कभी present पे आ रहा है, तो children get confused. Right. Apart from that, the message that has to be given has to be subtle. कोई moral of the story is this in the end नहीं होना चाहिए. Let the reader relate to the story and then think that what did I learn through it, or what will I remember. Learn भी नहीं कहना चाहिए, what will I remember from this story. Yeah. तो like अब छोटी सी कोई प्रेमचंद की चिमटा वाली कहानी जो बहुत फेमस है, तो आज भी अगर हम उसकी बात करते हैं तो हमें याद शायद सब कुछ नहीं रहता, बट ये याद रहता है कि द चाइल्ड वॉज एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द ग्रैंडमदर. तो वो एक बात दिमाग में रहेगी. तो ऐसा कौन सा इम्प्रिंट हम बच्चे में छोड़ सकते हैं कि उसको याद रह जाए. नॉट लाइक अ प्रीचिंग, नॉट लाइक अ मॉरल, बट एक उसमें कोई क्वालिटी कह लो या कोई वैल्यू उसमें इम्बाइब हुई है बिकॉज ऑफ रीडिंग द बुक. देन इट शुड बी रियलिस्टिक. वो कह रही हैं कि ये सटल हो, इनडायरेक्ट हो, अलग से नहीं लिखा हो. जैसे कि कई बार क्लास में टीचर करते हैं कि अब इस कहानी से हमने ये सीखा. दिस इज वेरी पॉपुलर. आई मीन आप बहुत अमूमन देखेंगे कि कहानी पढ़ाने के बाद ये कहा जाता है, या कई जगह तो लिखा भी जाता है नीचे में कि इस कहानी से हमने ये सीखा. बट सी इज सेइंग कि ये ऐसा कहीं होना नहीं चाहिए. इट शुड बी लाइक, क्योंकि ये जो आर्ग्यू कर रही हैं राइटर कि ऐसा कहने से, इस तरीके से, सरमन से कभी बच्चा सीखता नहीं है. रादर जैसे ही हम डूज एंड डोंट्स वाली चीजों में आते हैं, दे रेसिस्ट, मतलब वो उसका उल्टा करने का सोचते हैं फिर, और बहुत इंटरेस्ट नहीं लेते हैं उसमें, है ना. तो या I think एक चीज instead of asking for the moral, we can ask the students, I mean, whatever the reader या जो भी बच्चे हैं जिनसे हम बात करते हैं, कि what is one thing that you liked about the story. तो उसमें से वो बच्चा निकाल के ला सकती है, मुझे ये चीज इम्प्रेसिव लगी और मुझे ये याद रहेगी. वेरी इंटरेस्टिंग.
इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इन्होंने अपनी किताब में उठाया है, और ज्योत्सना इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, फिर मनीषा मैम से भी, कि ये कहती हैं कि जब आप बच्चों के लिए लिखते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप बच्चों जैसा सोचें। एंड द ओनली वे इज टू रिफ्लेक्ट एंड कनेक्ट बैक टू योर चाइल्डहुड मेमोरीज, उसको इन्वोक करना, उसको जगाना, एंड देन स्टार्ट लुकिंग एट द वर्ल्ड थ्रू द लेंस ऑफ द चिल्ड्रन। इन्होंने एक आध एग्जाम्पल्स भी उसके दिए हुए हैं। ये कैसे होता है? आप लोग ज्यादातर टाइम छोटे बच्चों के साथ होती हैं। कैसे मतलब ये हो पाता है? इज इट डिफिकल्ट, या अगर डिफिकल्ट नहीं है तो किस तरीके से हम बच्चों जैसा हो जाते हैं? कैसे हम उनकी नजरों से दुनिया को देख पाते हैं? ज्योत्सना, इफ यू कैन लाइक इलैबोरेट अपॉन इट फॉर ऑल ऑफ अस। Sure, sir. First of all, writing for children is fascinating like any other field, but writing for children is not that much easy जितना लोगों को लगता है। इतना इजी नहीं होता है। लाइक एज यू सेड कि बच्चों के लिए जब स्टोरीज लिखी जाए या कोई भी कंटेंट लिखा जाए तो बच्चों जैसा सोचा जाए, जैसा वो चाहते हैं। यू शुड गो बैक टू योर चाइल्डहुड मेमोरीज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट or writing about content for children. So yes, it is relatable because students connect with the character only if they see they have been related to it. Like if I talk about the examples, recently I have told a story to my students related to the geometry box. एक student का geometry box होता है and a friend kept it. किसी ने उसे उठाते हुए देखा नहीं है, and the same incident happened in my classroom in the next day कि एक बच्चे की वॉच दूसरे बच्चे ने उठा ली। तो स्टूडेंट्स कैन कोरिलेट विद द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी कि जब वो देखते हैं कि इस तरीके से उस स्टोरी में उसने इस कैरेक्टर ने ये करा था, एंड नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज इन अ सिचुएशन ऑफ डिलेमा whether I have to return it or not. So student can correlate with the character जब स्टोरीज या कंटेंट जो है वो उन्हीं के एज ग्रुप से या उन्हीं की प्रॉब्लम्स जो रियल लाइफ सिचुएशन स्टूडेंट्स फेस करते हैं उसी के थ्रू जब लिखा जाता है तो स्टूडेंट कैन इजीली कनेक्ट इमोशनली विद दैट पार्ट, आई कैन से। हाँ, मतलब बच्चे तो उससे कनेक्ट करते हैं, बट द क्वेश्चन एंड द चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस इज कि हम जब इतनी सारे अनुभवों से, किताबों से, एक एडल्ट लाइक थिंकिंग से होकर के गुजरते हैं, और तब अगर हम बच्चों से जुड़ना चाहें, उनके लिए कुछ लिखना चाहें, तो ये कैसे होता है मनीषा मैम कि हम उनके जैसा सोचने लगे? मतलब क्या किया जा सकता है इसके लिए? आई थिंक जो भी सिचुएशन सोचे या आइडिया हमारे दिमाग में आता है तो फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू अवर माइंड कि इस सिचुएशन में हमारे बचपन में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था तो हमने कैसे उसको डील किया था या रिएक्ट किया था। तो पहले तो अपना बचपन तो ध्यान में आता ही है। सेकेंडली, इफ वी आर टॉकिंग टू चिल्ड्रन तो हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हर सिचुएशन में वो बच्चे कैसा रिएक्ट कर रहे हैं या कैसा आंसर कर रहे हैं, क्या एक्सप्रेशन दे रहे हैं, या उनका क्या बिहेवियर कैसा होता है। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन रियली हेल्प्स, और वो तभी हो सकता है जब उनके साथ इंटरेक्ट करें। मतलब सिर्फ देखने से नहीं होगा, उनसे बातचीत करके या कभी उनसे उनके किसी टॉपिक पे विचार जान के या एक सिचुएशन देके कि ऐसे में आप लोग क्या करोगे, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं एंड उसी से कोई आइडिया मिल जाता है हमें कि ओके, दिस इज व्हाट चिल्ड्रन विल डू इन सच अ सिचुएशन। राइट। तो एक जो भी हम में से दिलचस्पी रखते हो, मतलब बच्चों के लिए लिखने के लिए, इनफैक्ट लिखना ही क्यों, जब हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं उस वक्त भी ये अप्रोच बहुत मीनिंगफुल हो सकता है कि कैसे उनकी तरह सोच करके देख सकें, ताकि हम उनसे बेटर कनेक्ट कर सकें। नहीं, तो इट्स नॉट जस्ट फॉर राइटिंग, चूंकि हम तो बच्चों के साथ ही डील करते हैं, तो बहुत सारे सिचुएशन में अगर हम उनकी तरह सोचने की कोशिश करें तो इट कैन हेल्प अस कनेक्ट। चंदन, आप भी और हम सब भी लाइक बहुत ही यंग बच्चों के पेरेंट्स हैं अभी, एंड वी गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, और एक जो बहुत बड़ा डायलेमा रहता है कि वो जो एडल्ट वाली थिंकिंग है ना, वो बहुत हावी करता रहता है। ये मत करो, अभी सर्दी आ गई है, मेरी बेटी बिना जुराब पहने इधर उधर घूमती रहती है, तो आई विल बी लाइक, आई रिमेम्बर कि हम भी ऐसे घूमते थे, राइट, और सर्दी नहीं लगती थी। लेकिन वो बैलेंस ही नहीं रहता है, हम चिल्ला पड़ते हैं कि सर्दी लग जाएगी, तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो, राइट। इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन कि मतलब हम कैसे इन दोनों के बीच में बैलेंस करें। चंदन, इस पे आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? तो बेसिकली मैं ये कहूंगा कि आजकल के बच्चों की जो वोकैबलरी है वो काफी डेवलप है।
साथ ही साथ उनके पास जो कल्चरल एंड सोशल बैकग्राउंड है वो भी काफी डिफरेंट है। मुझे लगता है कि पहली बार मैंने फूड बेसिस के ऊपर एनिमल को कैटेगराइज करना क्लास 6 या 7 में जब इंट्रोड्यूस किया गया था तब इसके बारे में जाना। लेकिन 4 साल का जो मेरा बेटा है वो ऑलरेडी अभी से जान रहा है कि फूड बेसिस के फूड हैबिट के बेसिस पे जानवरों को कैसे कैटेगराइज किया जाता है। तो वो इन चीजों को अपने कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड करता है। एट द सेम टाइम आजकल के बच्चे बहुत फेमिलियर सिचुएशन में वोकल होते हैं। इट माइट बी ऑब्जर्व कि अगर बच्चे अनफैमिलियर सिचुएशन या लोगों के बीच में तो शायद अपने आप को एक्सप्रेस करने में थोड़ा रोके, लेकिन अगर वो फैमिलियर कंडीशन में तो वो ओपनली चीजों को शेयर करते हैं। एंड आई गेस कि ज्योत्सना मैम इस चीज को बेहतर तरीके से समझ सकती है क्योंकि वो छोटे बच्चों के साथ लगातार काम कर रही है। तो जब बच्चों को इस तरह से इंकरेजिंग एनवायरनमेंट दिया जाता है तो वो बताते भी है कि अभी मुझे ठंड नहीं लग रही है या अभी मुझे ये करना है। तो इस तरह की चीजें अगर बीइंग अ पेरेंट या मैं कहूँगा बीइंग एन एडल्ट, अगर मैं ऐसे बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ जो अभी उस फेज में है जहाँ वो चीजों को सीख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि उनके इर्द गिर्द की चीजों पर काम किया जाए और उनके अनुभवों को शामिल किया जाए और उनके नजरिए से वो कैसी चीजों को समझ रहे हैं ये भी जानने की कोशिश की जाए। रादर इम्पोज किया जाए कि नहीं मैं बड़ा हूं उम्र में इसीलिए ये तुम्हारे लिए सही है। तो शायद आजकल के जो पेरेंट है वो इस चीज से काफी परिचित भी है और इस चीज को वो इंक्लूड भी करना चाहते हैं अपने पेरेंटिंग स्टाइल में। सो दे गिव अप अ लॉट ऑफ स्पेस टू देयर चिल्ड्रन। एट द सेम टाइम ज्योत्सना मैम जैसे टीचर जो है, खास करके मैं कहूंगा कि अगर इस बातचीत को बाद में बहुत सारे टीचर देखेंगे तो वी नो सेवरल टीचर्स ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन अभी इन तमाम चीजों को इंक्लूड कर रहे अपने पेडागोजी में, जो बच्चों के इर्द गिर्द एक सेफ एनवायरनमेंट बुनने का काम कर रहा है और बच्चे बहुत सहज तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए एक्सप्रेस कर पाते हैं। सो दिस इज इट। मनीषा मैम, इस किताब में और ज्यादातर ऐसी किताबें जो चिल्ड्रंस के बारे में बातचीत करती है उसमें साइकोलॉजी को बहुत रेफर किया जाता है। और बच्चों को समझने का परहैप्स हम लोगों के पास जो सबसे कारगर तरीका है वो साइकोलॉजी ही है अभी तक। हालांकि सोशियोलॉजी और फिलॉसफी भी बहुत इन्फॉर्म करता है, लेकिन एजुकेशन में उसको अभी तक इग्नोर किया जाता रहा है और साइकोलॉजी से हम काम चलाते हैं। तो इस किताब में भी उसका काफी सहारा लिया गया है चिल्ड्रंस राइटिंग के ऊपर बातचीत करने के लिए। मैं चाहूंगा कि उसके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत आप करें कि साइकोलॉजी की किन बातों को आधार बना करके ये चिल्ड्रंस राइटिंग के लिए सुझाव दे रहे सबसे पहले तो इसमें जो बुक में दिया था कि चिल्ड्रन आर वेरी सेंसिटिव हैं। और जो उनको बुक में वो पढ़ते हैं वो उसका इन्फ्लुएंस उनके उनके ऊपर बहुत होता है। तो इसलिए वेरी स्मॉल चिल्ड्रन के लिए जो स्टोरीज बताई जाएं वो ऐसी ना हो जो डरावनी हो, ताकि एक या स्केरी हो, जिससे कि एक उनके माइंड में एक इम्प्रिंट ना बन जाए लाइफ टाइम कि ये अच्छा है या बुरा है। सो एंड देन एज द चिल्ड्रन ग्रो, अगर हम टीनेजर्स की बात करें तो उनके माइंड में बहुत क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज उनको ना तो छोटा समझा जाता है ना एडल्ट उसमें आते हैं, तो वो कंफ्यूज स्टेट में होते हैं। तो उस स्टेज में वो बच्चे शायद बुक्स की तरफ देखते हैं कि टीनेजर्स की जो बुक्स हैं उनमें जो सिचुएशंस दी हुई है उसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, हम भी वैसा करें। तो दे लुक फॉर द सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स इन देयर माइंड through these stories. So we have to be very careful to give the right message. Directly नहीं दे रहे हैं, but indirectly we have to give the right message so that the students, I mean the children, do not learn something wrong. और एक इम्प्रिंट बन जाता है कि हाँ ये स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है या प्रोटैगनिस्ट है उसने ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि एंड में उसको सक्सेस मिला। So we have to portray our characters such that when the children follow them, they do not learn something wrong or do not imbibe some wrong values. And when we talk of
यंगर, आई मीन बिटवीन द एज ऑफ 5 to 12, वो बहुत इमेजिनेटिव होते हैं। तो जो हम उनको स्टोरी के थ्रू दिखा रहे हैं, दे मेक अ, दे विजुअलाइज द स्टोरी, so they go into that world of the story. So we need to be very careful that we are showing the right thing. अगर हम एक विलेजर वाला बच्चा दिखा रहे हैं तो उसमें हम ध्यान दें कि जो एमिनिटीज उसको मिल रही हैं वही उसके बारे में बात करें। तो एक विलेजर से बात करें कि वो रोबोटिक्स कर रहा है वहां बैठ के, जो एक रिमोट विलेज में, तो इट डजंट मेक सेंस, वो नहीं मेक सेंस। तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि व्हाट वी आर टेलिंग थ्रू द स्टोरी इज रियलिस्टिक एंड द चाइल्ड इज एबल टू रिलेट टू इट, क्योंकि वो बच्चे के दिमाग में बैठेगा और वो शायद कहीं इम्प्रिंट हो जाए और बहुत सालों के बाद उसको समझ आए कि मुझे तो एक गलत तरीका दिखाया जा रहा था इस स्टोरी के थ्रू। राइट। इनफैक्ट इस फील्ड में आजकल बहुत एडवांसमेंट हुआ है, और कई सारे मॉडर्न प्रॉब्लम्स जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड है उसको चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से जोड़ कर देखा जा रहा है। राइट। एंड ये एक तरीके से एक्सप्लोर किया है ये फील्ड, एंड पीपल बिलीव कि जो हमारे पर्सनैलिटी का बहुत ही सेंट्रल टेंडेंसी होता है उसका बहुत गहरा रिश्ता हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से है। इसको लेकर के काफी सारा साइकोलॉजी में काम हो रहा है, रिसर्च सामने आ रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी बच्चे के साइकोलॉजी को समझना, और मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल लगा, ये कहती हैं कि जब हम बच्चों को किताब पढ़ने के लिए देते हैं तो इट शुड बी काइंड ऑफ, देखिए इतना पहले लिखा लेकिन आज भी लगता है वो कितना रेलेवेंट है, कि अगर वो नहीं पढ़ते हैं तो स्टिल दे लिव अ लाइफ, दे मेक डिसीजंस, लेकिन किताब उनको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी ऑफर करे कि वो अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकें, बेहतर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकें। तो बुक उस उन्हें ल्योर करने वाला हो, मतलब आकर्षित करने वाला हो अपनी तरफ, जो उनको अपने आसपास मिली हुई ये चीजें उससे बेहतर लगे। नाउ बट देयर इज ए न्यू कॉन्टेक्स्ट जिसमें मुझे लगता है कि जिस तरीके के गेम्स एंड वीडियोस मोबाइल में अब अवेलेबल हैं, उसके सामने किताबें ठहर नहीं पा रही हैं। कम से कम मैं अपने केस में तो ऐसा देख पा रहा हूँ। मैं बहुत सारी किताबें लाता हूँ इधर उधर से, बट वो वीडियो जो यूट्यूब पे है या मोबाइल में जो गेम्स हैं उसके सामने एकदम धाराशायी हो जाती है। आप लोगों का क्या अनुभव है ज्योत्सना इस संदर्भ में? कैसे बच्चों को ल्योर किया जाए, जो राइटर कह रही हैं, अच्छी किताबों की तरफ? So basically, there's a library period in primary classroom. There's a room to read concept NGO was doing non-profit organization. So room to read में basically there are different types of books and there are different methods of reading that story. That different one, the first one is reading aloud, as it is also mentioned in the book also. Ki when the students will not be able to read the book, then the teacher will read the book aloud in front of the all students, and student get an idea or a context by seeing the pictures that have been given in the book. So reading aloud books are that kind of books that students can also read who don't want who is not able to read the book, because in the reading aloud books there are lots of pictures and the words and lines and sentences are very much low. So these kind of books students prefer, like first and second class students prefer reading these kinds of books, reading aloud books, we can ये say आप that. रीडिंग अलाउड बुक, प्रिंटिंग बुक के बारे में कह रहे हैं कि मतलब प्रिंटेड किताबें होती हैं ये? Printed books in which there are some 8 to 10 line story and more the picture. The student can understand the story by understanding the picture, not by reading the words. Okay. So student prefer that books in primary context. I can say student like that books जिसमें pictures ज्यादा हो, जो illustrative हो, illustration ज्यादा से ज्यादा जिसमें होती हैं, बच्चे उन बुक्स को पढ़ना जो है वो ज्यादा पसंद करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट टू, जिसमें पिक्चर्स नहीं होती या जो उन्हें अट्रैक्ट नहीं करती। सब आई कैन से कि बच्चे टाइटल से भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। टाइटल ऑफ द स्टोरी शुड बी इम्पैक्टफुल, कि जैसे अगर टाइटल ऐसा है जो बच्चों को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू रीड द बुक, बिकॉज व्हेन आई
ask the student to select the book, तो जो टाइटल जो इमेजिनेटिव या फैंटेसी या जो एडवेंचरस लगता है, दे सेलेक्ट दैट बुक। और इन द एंड जो बुक्स बचती हैं जो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं करते हैं, लाइक विल बी रिलेटेड टू बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी, लाइक महात्मा गांधी, चैतन्य गुप्ता, ऐसे करके चंद्रगुप्त मौर्य वाली बुक्स जो है वो एंड में लास्ट में बचती हैं जो स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं करते हैं। द टाइटल ऑफ द बुक्स दैट स्टूडेंट सेलेक्ट वाज लाइक भालू की टैक्सी, भालू की कुर्सी। सो दे वर अमेज्ड टू सी कि कैसे ये चीजें जो है अट्रैक्ट करती हैं चिल्ड्रन को। सो हाउ वी कैन प्रमोट दैट रीडिंग कल्चर इज दैट कि स्टार्टिंग में बच्चों को जो भी लिटरेचर, द काइंड ऑफ लिटरेचर दे वांट टू रीड, वो पढ़ना चाहते हैं, उन्हें वो पढ़ने की दी जाए। चाहे वो पिक्चर बुक सेलेक्ट करें, इधर रीडिंग अलाउड बुक्स को वो सेलेक्ट करें। और उसके बाद धीरे धीरे हम उन्हें डिफरेंट काइंड ऑफ लिटरेचर से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। लाइक जैसे हम लेवल ऑफ बुक्स जो है वो रूम टू रीड में भी जैसे है, देयर डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स, येलो, ग्रीन एंड ऑरेंज बुक्स। तो कलर ऑफ द बुक्स विल इंडिकेट द लेवल ऑफ डिफिकल्टीज। तो उस तरीके से हम बच्चों को स्टेप बाय स्टेप जो है अगर लेकर जाएंगे तो एनहेंस कर सकते हैं हम रीडिंग कल्चर जो स्टूडेंट्स में। फैंटास्टिक। आप जो आपके स्कूल में रूम टू रीड वाली लाइब्रेरी है उसमें जाती रहती हैं आई गेस? डेफिनेटली डेली अ पीरियड ऑफ अ क्लास जहाँ पर हम करते हैं फर्स्ट डे रीडिंग अलाउड, देन पेयर्ड रीडिंग, देन शेयर्ड रीडिंग, एंड एट द फोर्थ डे वी हैव डन द साइलेंट रीडिंग। तो स्टेप वेरी बाय स्टेप जो है एक रीडिंग कल्चर जो है स्टूडेंट में डेवलप करने की कोशिश है, जिससे बच्चे जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स को रीड कर सकते हैं। तो आपको उस लाइब्रेरी में कभी, मैं दो टाइटल का नाम लेता हूँ, एक है चांद का घर और एक है बुलबुले का राज। ये कभी हैव यू कम अक्रॉस? या आप जब नो। नेक्स्ट टाइम जाएंगी तो आप ढूंढिएगा, ठीक है? ओके सर। अ, अभी तक तो नहीं करा। नहीं आया। रिसेंटली जो हमने पेयर्ड रीडिंग करी थी वो भालू की टैक्सी थी, ओके, गुड। एंड स्टोरी ऑफ So for चांद it will वाली be रम्मा। interesting for friends those who are here कि रूम टू रीड बहुत ही क्वालिटी चिल्ड्रंस लिटरेचर की किताबें बनाती हैं। अनफॉर्चुनेटली ये दुकानों पे नहीं मिलता है, तो इसलिए कॉमन पेरेंट्स के लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो बट देर इज वन ऑप्शन। उन्होंने अपनी बट करीब की करीब कंटेंट इज अवेलेबल हाँ सर। हाँ, उन्होंने अपनी सारी किताबें literacycloud.com पे डाल दिया हुआ है, तो दैट कुड बी एन इंटरेस्टिंग एक्सेस फॉर ऑल ऑफ अस जो भी वहां से पढ़ना चाहें। और ये जो दो किताबों का जिक्र मैंने जो सुना किया, वो दोनों किताबें रूम टू रीड के लिए मैंने लिखी हुई है, जी। चिल्ड्रंस लिटरेचर की किताबें। तो देखिएगा अगर आपको मिले कहीं पे। वेल वी आर लाइक मूविंग अहेड। मनीषा मैम, इसमें आपको क्या लगता है कि पढ़ते हुए तो ऐसा लगता है कि द वे इट हैज बीन प्रेजेंटेड कि आई मीन इट्स लाइक कि अब हम भी लिखना शुरू कर लेंगे, है ना? मतलब इस डेफिनेटली। तरीके से कन्विंसिंगली इसमें उन्होंने आर्ग्यू किया है कि लिखना चाहिए, बहुत सारे लोगों को लिखना चाहिए। तो आप मान लीजिए यहाँ पे भी जो हम सब सारे लोग हैं, तो क्या ऐसे चैलेंजेस है जो लोगों को रोकता है? और क्या जानकारियां उनके पास होंगी तो वो लिख पाएंगे? इस बारे में अगर थोड़ा सा आप हम सबसे लोगों को बता सके, आई विल ऑल्सो ऐड। आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज कि सबके पास आइडियाज तो होते ही हैं, कुछ ना कुछ थीम दिमाग में होता है कि हम उसको स्टोरी को बताएं। लेकिन व्हेन दे कम टू राइट इट, तो एक तो वोकैबलरी का होता है कि कौन सी वोकैबलरी यूज करनी है। हर एक एज ग्रुप के लिए आपको वोकैबलरी भी डिफरेंट यूज करनी पड़ेगी। आपका टारगेट ऑडियंस क्या है इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और कैरेक्टर्स चूज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैरेक्टर्स जो हम चूज कर रहे हैं वो रीडर्स को उसको रिलेट कर पाए, इन द सेंस दैट सपोज एक छोटे बच्चे की कर रहे हैं, अंडर 5 years old, तो वो यूजुअली एनिमल स्टोरीज पसंद करते हैं और जिसमें शायद साउंड का भी कुछ इफेक्ट उनको पता चल जाए। जैसे मतलब अगर कैट की बात करें तो मियाऊ भी लिखा हुआ होगा तो वो बच्चा कहीं ना कहीं उसको रिलेट करेगा। रिलेट करें। एंड देन तो कैरेक्टर्स को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। तो इस बुक में जैसे बताया हुआ है कि फर्स्ट यू हैव टू बी श्योर अबाउट द आइडिया बिहाइंड द बुक, देन द थीम्स, उसके बाद यू हैव टू डेवलप द कैरेक्टर्स। तो मेन कैरेक्टर के मतलब एज पर द बुक द मेन कैरेक्टर के आसपास ही ये स्टोरी मूव करनी चाहिए। वी डू कैन हैव अदर कैरेक्टर्स बट
The main character has to be kept in the central theme. Secondly, the children की जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो व्यू पॉइंट है, वो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होना चाहिए. मतलब हम बीइंग एडल्ट्स उसमें जजमेंटल ना हो, और एक बच्चा कैसे सोचता है वही दिखाएं, और एडल्ट्स को एज एडल्ट्स ही दिखाएं. मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चों की बुक है तो एडल्ट्स को भी एक बच्चे जैसा दिखाएं. नो, एडल्ट शुड बिहेव लाइक द चाइल्ड सीज द एडल्ट्स अराउंड देमसेल्व्स. सो दिस वे दे आर फीलिंग कि ये स्टोरी समथिंग रियल है, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी होगा कहीं. मे बी इट कुड बी समवेयर इन, लाइक आपने रशियन लिटरेचर की बात की शुरू में, तो रशियन लिटरेचर भी अगर बच्चा पढ़ रहा है, वो उसको ये यकीन आ जाए कि हाँ ऐसा कुछ होता है रशिया में, तो वो तभी हो पाएगा जब उसको लगेगा कि यस दिस इज ट्रू. देन द सराउंडिंग्स की जो डिस्क्रिप्शन है, द सेटिंग ऑफ द स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक मैंने पहले ही मेंशन किया था, अर्बन प्लेस की है, रूरल प्लेस की है, या अगर पहाड़ों की कोई कहानी है तो उस वहां की जो सराउंडिंग्स होती है उसको डिस्क्राइब करे, ताकि बच्चे की इमेजिनेशन उस जगह पे पहुंचे कि यस आई एम समवेयर देयर. मतलब मैं पर्सनली जब मैं भी कोई बुक पढ़ती हूँ, आई मेरे को ना एक बहुत शौक है कि कोई मूवी देखने के बाद अगर किसी बुक पे बेस्ड है तो मैं बुक जरूर पढ़ती हूँ. तो मुझे लगता है कि आई जस्ट वांट टू सी कि डायरेक्टर उसको अच्छे से पोर्ट्रे कर पाया या राइटर. एंड टू टेल यू द ट्रुथ, आज तक आई हैव ऑलवेज सीन द राइटर हैज बीन एबल टू पोर्ट्रे इट मच बेटर देन द डायरेक्टर. मतलब कोई एग्जांपल बताइए किसी एक ऐसे एग्जांपल किताब राजी मूवी आई थी, तो उसमें उसकी राइट बुक थी आई थिंक कॉलिंग सहमत. I was touched by the movie, but I was more touched by the book. मतलब वो बुक मुझे ज्यादा रियल लगी कि हाँ, क्योंकि वो मूवी के बजाय कि हाँ ऐसा हुआ होगा. सो दिस वे इट मतलब जो रीडर है वो वहां पहुंच जाए, उसको ट्रांसपोर्ट करके उस नई एनवायरनमेंट में ले जाए. दिस शुड बी द एसेंस ऑफ द बुक. एब्सोल्युटली. हम लोगों ने किताब पढ़ी थी इसी प्रोग्राम पे, आई थिंक मोनिका जी के साथ, इनटू द वाइल्ड. तो वो एक बहुत पॉपुलर किताब है और फिर फिल्म बनी. तो ये आपने अच्छा बताया. मैंने भी उन दोनों चीजों को ही देखा था, बट इस तरीके से मैंने रिलेट करके नहीं देखा था कि कौन ज्यादा जस्टिफाई कर पाता है, खास करके लोकेशन सेटिंग को. और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जो वो राइटर इस किताब में ये भी बता रहे हैं कि जब आप लोकेशन सेटिंग करते हैं, ज्योत्सना ने इसकी शायद जिक्र की थी कि वो नाम भी उसी के हिसाब से होनी चाहिए. लाइक अगर साउथ का कोई कैरेक्टर आप ले रहे हैं तो वो नाम उसी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में बेस्ड होना चाहिए, और नॉर्थ का है तो उसी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में. अगर कैरेक्टर में कोई ग्रैंडपा है तो उसका चुन्नू मुन्नू नाम नहीं होना चाहिए, उसका ग्रैंडपा जैसा ही जो एम्बेडेड हो सके, इस तरीके का भी नाम होना चाहिए. तब जाकर के वो मोर ऑथेंटिक काइंड ऑफ कहानी जैसा बच्चों की को लगता है उसको उसको पढ़ना. तो आपने बहुत ब्यूटीफुली एंड एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप वाला गाइड शेयर किया कि कैसे अगर कोई लिखना चाहे. लेकिन लिखने में और पब्लिश करवाने में एक बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी कि पब्लिश कौन करेगा ये भी होता है. तो मुझे लगता है कि इस पे भी थोड़ा सा बताएं कि चिल्ड्रंस लिटरेचर को कौन पब्लिश कर रहा है, कहाँ कोई लिख करके लेके जाए ताकि उसको उसका पब्लिश भी हो जाए फिर. सर एक तो आपने एग्जांपल दे दिया, रीड रूम टू रीड. तो आई थिंक यू विल बी अ बेटर पर्सन टू एक्सप्लेन दैट कि पब्लिश करने के लिए कहाँ जाए. बट आई थिंक जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी हम ऑनलाइन भी हमारे पास बहुत सारी एप्स हैं जहाँ पे हम इनको पब्लिश कर सकते हैं, एंड दे कैन हेल्प अस इन कन्वर्टिंग इट इनटू द बुक. आई थिंक इंडिया में जो सब मोस्ट एक्सेसिबल जहाँ पे सभी जा सकते हैं खास करके चिल्ड्रंस बुक, तो वो चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट सीबीटी जो है, दैट कुड बी द लाइक द फर्स्ट प्लेस जहाँ पे काफी सारी किताबों को पब्लिश करते हैं वो. रूम टू रीड एक्चुअली उल्टा होता है, वहाँ राइटर्स नहीं जाते हैं, वो अप्रोच करते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा लिमिटेड है. इट्स नॉट लाइक ओपन एक्सेस काइंड ऑफ, बट स्टिल नेटवर्क के जरिए वहां भी पहुंचा जा सकता है. इसके अलावा कई सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी पब्लिश कर रही हैं.
बहुत कम, हालांकि एकलव्य ज्यादातर एजुकेशन लिटरेचर की किताबें पब्लिश करती है, लेकिन बहुत पावरफुल किताबें हैं तो वो चिल्ड्रंस लिटरेचर की भी किताबें पब्लिश करती है। अभी हाल ही में हम लोग भोपाल गए थे, वहां गए तो काफी सारी चिल्ड्रंस लिटरेचर की किताबें भी उन्होंने पब्लिश की हुई है। कुछ किताबें मैंने वहां से खरीदी भी। भोपाल बेस्ड पब्लिकेशन है प्रथम बुक्स, काफी सारी किताबों को पब्लिश करती है। और उनका स्टोरी भी अड्डे एक, पे। हाँ, उनका भी एक बहुत ही पावरफुल ऑनलाइन प्रेजेंस है स्टोरी वीवर के नाम से, जिसपे करीब करीब उनके सारे टाइटल्स अवेलेबल हैं। तो दीज कुड बी सम ऑफ द वेंचर्स। और एक बार जब फिर इस फील्ड में लोग लिखने लगते हैं तो उनको काफी सारे वेंचर्स का खुद पता लगने लगता है। आई थिंक अगर हमारे साथ यहाँ कोई ऐसे जुड़े हैं एंड इफ दे नो मोर अबाउट पब्लिकेशन, कि कहाँ पब्लिश करवाया जा सकता है, तो दे कैन शेयर। और चंदन, मीनवाइल मैं देख रहा हूँ आई कि गेस मनजोत। प्रभात कैन, आई कैन प्रभात कैन शेयर। ओके। आप अनम्यूट कीजिए प्रभात जी। Good evening to all. There is many avenues where you can publish your writings, your feelings and imagination. There is a lots of platform. Really, like हम जब छोटे थे तो सुमन, सौरभ, नंदन, चंपक, विजडम, इस तरह की बहुत सारी पत्रिकाएं और मैगजीन्स आती हैं। वो पेरियोडिकल है या मंथली है, तो वहां पर हम अपने और साथ में अपने बच्चों की इमेजिनेशन से जो स्टोरी क्रिएट हुआ है उसको पब्लिश करवा सकते हैं। इससे होता क्या है कि हम अपने पब्लिकेशन साथ साथ बच्चों को, जब उनकी स्टोरी कहीं पब्लिश होती है तो बहुत अधिक जो है उनको प्रमोशन मिलता है। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। एंड nowadays there are so many online story books writings avenues are available, so we should have to explore it and we can utilize it as a asset. Uh, तो हम वहां से इन चीजों को कर सकते हैं। और जहां तक बात है कि मैम ने जैसे बात कही कि सबसे दिक्कत क्या है हम लोगों में और बच्चों में भी, कि क्या मैं लिख सकता हूं, ये प्रॉब्लम हम लेकर के प्री ऑक्युपाइड होते हैं और हम बैठते ही नहीं है लिखने के लिए। जिस दिन हमें मन लगता है कि नहीं आज लिखना है और बैठ गए, तो आप जरूर कुछ ना कुछ लिखेंगे। एंड देन मॉडिफिकेशन एंड रीमॉडिफिकेशन में एक बहुत वैल्यूबल चीज आप बच्चों को दे सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अरे वाह, थैंक यू I would like to बहुत। add to that, sir. Chetan Bhagat is a very famous author, हम्म, and I happen to know him since he's my brother's friend. So ओ, once I was talking to him, right, regarding what should be the what advice he would like to give to writers, young writers. हम्म, So हम्म, he just said just three words: write, हम्म, edit, edit, edit. Four words. हम्म, So he said you need to start writing first, and then you'll yourself edit it, and then you'll come to a final script. So that is what his advice, that you at least do the first step of writing. right, very interesting. Same thing happened with the Shashi Tharoor. A child asked him, "Ki sir, how you are able to develop so many words and able to create so many words?" So his advice at that time is three words: read, read, read. So when you start to read, when you start to write, it become an addiction, and it is a creative addiction. So it is useful for yourself and for your society and for your children. So it gives a new canvas to everyone where we can paint the different type of our imagination or creativity through the words and through the literary and imagination activity, imaginal activity. फैंटास्टिक। अब देखिए मनीषा मैम, जैसे ही मुझे लगा, पता चला कि लिखने से जुड़ा हुआ मामला है, तो कितनी भी रात में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो लिखने वाले लोग मतलब इतनी सर्दियों में भी जुड़ते हैं। तो हमारे साथ अशोक जी भी हैं, जागृति मैम भी हैं, ये सब अलग अलग तरीके से लिखते रहते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। वी रियली लाइक टू हियर फ्रॉम अशोक जी, जागृति मैम। आप लोगों ने कभी बच्चों के लिए लिखना ट्राई किया है और कभी पब्लिकेशन वगैरह का ट्राई किया है? अशोक जी, इफ यू कैन हियर। सबको नहीं, बच्चों के लिए नहीं लिखा है एक्चुअली। अच्छा।
बच्चों के लिए लिखा हुआ पढ़ते हुए ऐसा लगा कि भाई बच्चों के लिए लिखना बहुत मुश्किल है। मतलब सही है। बच्चों के लिए कुछ लिखना जो है ना, मैंने दो तीन, क्योंकि कविताएं लिखता हूँ तो मैंने कोशिश करी लिखने की। एक चीज तो अभी पब्लिकेशन को लेके बात हो रही थी, तो जैसे बुक छपवाने से कुछ नहीं होता है। उससे ज्यादा मोटिवेशन आपको तब मिलता है जब जब आपका लिटरेरी मैगजीन्स आपको कोई पब्लिश करता है। ओ, मतलब बुक तो मेरे लिए है कि मेरे हाँ पास कुछ कलेक्शन है, मैंने छपवा के अपने पास रख लिया, कुछ हाँ दोस्तों ने खरीद लिया, मैं बहुत अच्छा लिखता हूं तो, और बहुत अच्छे पब्लिशर ने छापा है तो क्या पता बिक भी जाए। क्योंकि हाँ किताबों की इतनी बाढ़ है आज की डेट में कि उसको पढ़ता हाँ, नहीं है कोई। लेकिन राइट। अगर मैगजीन्स आपको छापती हैं, बच्चों को भी छापती हैं, तो बच्चों के लिए मैगजीन है तो उनके लिए वो ज्यादा मोटिवेशन होता है मैगजीन में छपना। और मैगजीन का रीडर बहुत ज्यादा होता है, बुक का रीडर बहुत कम है, खासकर हिंदी में तो बहुत कम है। तो एक तो वो है। और बच्चों के लिए लिखने वाली बात, मैंने कोशिश करा था लिखने का, लेकिन हम लोग उस लेवल तक सोच ही नहीं सकते हैं जो चीज बच्चों के लिए लिखी जा सकी। तो आज की डेट में लिटरेचर में बच्चों के लिए लिखने वालों को, एक टाइम में ऐसा था कि उनको बड़ा छोटी नजर से देखा जाता था, भी ये तो बच्चों के राइटर हैं। लेकिन मैं तो ये, मतलब मुझे पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत ये समझ में आया है कि बच्चों के लिए नहीं लिख सकते आप, कुछ भी लिख लेंगे। बच्चों के लिए लिखने के लिए अगर आपके अंदर का बच्चा जिंदा है तो आप बच्चे के लिए लिखेंगे, और अगर आप बड़े हो गए हैं तो आप बच्चों के लिए नहीं लिख तो पाएंगे। बहुत कठिन हो जाता है, सही कह रहे हैं। जागृति मैम, आपने कभी ट्राई किया है चिल्ड्रंस राइटिंग फॉर चिल्ड्रन? ट्राई तो किया है, एंड आई हैव बीन लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू राइट बहुत टाइम से। अच्छा तो अच्छा। वैसे मैंने एससीईआरटी की बुक्स में अपनी जब कंटेंट के लिए स्टोरी देनी होती है तो खुद ही लिखने की कोशिश करती हूँ। तो पोम्स और स्टोरी मैंने उन बुक्स में लिखी हैं ओके, जो फैंटास्टिक। अभी 6 to 8 की, 1st to 5th की बुक्स थी उत्कर्ष करके, तो उनमें मैंने अपनी स्टोरी इंक्लूड की। इनफैक्ट आई इलस्ट्रेटेड देम एज वेल। तो मुझे, वाह। जैसे अभी बात हो रही थी कि बच्चों के लिटरेचर में इलस्ट्रेशन एक बहुत हम्म इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है छोटे बच्चों के लिए। द हम्म कलर्स एंड पिक्चर्स दैट आर बीइंग यूज्ड, सबसे ज्यादा वही चीजें अट्रैक्ट करती हैं उन्हें। तो जो राइट। ल्योर करने की बात कह रहे थे ना आप, तो पहली चीज जो ल्योर करती है बुक की तरफ बच्चे को, उसका कलर, कवर और इलस्ट्रेशन। उसकी पिक्चर्स करती हैं। एब्सोल्युटली यस। एब्सोल्युटली। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग आपने ये पॉइंट लाया। चिल्ड्रंस लिटरेचर में मुझे लगता है राइटर अकेला राइटर नहीं है जब तक उसके साथ इलस्ट्रेटर हैंड इन हैंड साथ मिलकर के नहीं काम कर रहा है। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसा है, राइटर जिस तरीके से विजुअलाइजेशन कर रहा है, इलस्ट्रेटर उसको किस तरीके से देख रहा है। एंड व्हेन इनफैक्ट ये एक वजह मुझे थोड़ा लगता है कि राइटर, बाकी जोनरा में क्या होता है कि आपको लिखना है, आपने लिख लिया, लेकिन यहाँ पे आपको इलस्ट्रेटर चाहिए। खास करके अगर चिल्ड्रन लिटरेचर की किताब आप लिख रहे हैं, अब कहानियों की किताब लिख रहे हैं जो बच्चों को पढ़ना है, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो एक ऐसा फाइन आर्ट है कि बहुत आसानी से हमारे आसपास इलस्ट्रेटर अवेलेबल होता नहीं है। हम ऐसे रैंडम लोगों को जानते नहीं रहते हैं कि वो चिल्ड्रंस बुक का इलस्ट्रेशन कर सकता हो। तो इसलिए डिफिकल्ट होता है। आपके पास आइडियाज भी है, हम लिख भी लेते हैं, तो हम इलस्ट्रेटर को तो जानते ही नहीं है जिससे बात कर सकें, वो विजुअलाइज करके दिखा सके कि इसको इस तरीके से विजुअलाइजेशन किया जा सकता है। वो एक्सेस पब्लिकेशन हाउस के पास रहता है। वो दो चार पांच इलस्ट्रेटर्स को जानते रहते हैं और उनसे फिर वो लोग काम करवाते हैं। तो दिस इज, आई फील, इज वन ऑफ द लिमिटेशन कि क्यों बहुत आसान नहीं रहता है चिल्ड्रंस लिटरेचर के फील्ड में लिखना, क्योंकि वो एक बहुत यूनिक स्किल है। हम सब इलस्ट्रेशन तो कर नहीं पाते हैं ना, मतलब मुझे तो बिल्कुल ही नहीं आता है। एंड आई फील मुरारी भाई, इट्स क्वाइट इसमें एक डिफिकल्ट। बात जोड़ना चाहूंगा कि विक्रम हम्म नायक है इन दिनों, हम्म जो इश्क में शहर होना, इश्क कोई, सॉरी, हम्म इश्क में माटी सोना, ये जो सीरीज की हम्म 3 किताबें हैं। और हम्म हाल फिलहाल में देवेश की जो किताब आई थी, बुद्धन कथा, उदन उसमें कथा। विक्रम नायक जी ने ही जो है इलस्ट्रेशन बनाया है। और हम्म, आप नोटिस करेंगे कि डाक टिकट की साइज का वो इलस्ट्रेशन बनाते हैं। और अच्छा। ऐसा नहीं है कि आप कहिए और वो बनाना शुरू कर देंगे। वो पहले हम्म बुक की मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ते हैं और उसके बाद तय करते हैं कि अच्छा, इस पन्ने पर या इस पन्ने के लिए कैसा इलस्ट्रेशन बनेगा। और एक तरीके से हम्म उनका एक इलस्ट्रेशन जो है उस पूरी कहानी को या उस पूरे पन्ने को
बहुत ही सहज तरीके से बता पाता है। तो जो आपने कहा और जिस तरफ जागृति मैम ने भी इशारा किया अभी, कि सिर्फ एक बढ़िया इलस्ट्रेटर मिल जाने से ही काम नहीं चल पाता, रादर हमें ऐसे इलस्ट्रेटर की भी जरूरत पड़ती है जो शायद कहानी की समझ रखते हुए चीजों को ड्रॉ करने के लिए एग्जैक्टली तैयार हो। जागृति मैम कुछ एग्जैक्टली कहना चाह रही है। अनम्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए अभी हाँ जी, इसी में इंक्लूड करना चाह रही थी। हालांकि मैंने अभी कहा कि पिक्चर्स इंपॉर्टेंट है, बट अनदर देयर इज वन बुक बाय बीजे नोवैक, द बुक विद नो पिक्चर्स, और चिल्ड्रंस बुक है वो, और उसमें पिक्चर अच्छा। कोई नहीं है। उन्होंने ओनोमेटोपिया यूज किया है, मतलब साउंडिंग, जो साउंड वर्ड्स होते हैं, जैसे बूम और बड़ाम, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, ओके। तो उसमें पिक्चर्स नहीं है, बट उन्होंने इतनी अच्छी तरह से उसको नरेट किया है बुक को कि बच्चे बहुत इंटरेस्टिंगली सुनते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है। हालांकि ये बिल्कुल हाँ। ऑपोजिट है जो मैंने अभी कहा था, बट यू नेवर नो व्हाट स्ट्राइक्स द कॉर्ड विद द चाइल्ड। ट्रू ट्रू। समटाइम्स लेकिन यू हाँ, डोंट नो व्हाट वर्क्स। और मतलब एक तरीके से लिखने का ये प्लुरलिस्टिक वे है, अलग अलग तरीका इस्तेमाल करना है ना, कि बिना पिक्चर का भी लिखा जा सकता है। जी, प्रभात एंड मनीषा जी दोनों ही कुछ ऐड करना चाह रही है। जी सर, प्रभात। इसमें इसमें हम टीचर्स की भूमिका बहुत अधिक होती है। हम्म जो इंटोनेशन, स्टोरी टेलर की भूमिका में जब हम क्लास में पहुंचते हैं, और उस हम्म समय जब घना अंधेरा, हम्म तभी सनसनाहट की आवाज, जब हम हम्म उस चीज को कन्वे करते हैं तो बच्चे कनेक्ट हो जाते हैं। आपकी हम्म साउंड पैटर्न, आपकी इंटोनेशन, जो जागृति मैम ने कहा, भड़ाम की आवाज, और उसके साथ ही जब आपकी बॉडी लैंग्वेज सिंक्रोनाइज्ड हो जाती है, वो ऑटोमेटिक, अगर आप कोई स्टोरी की भूमिका इस तरह से बांध करके दे देते हो, तो बच्चे अगले दिन लाइब्रेरी में उस बुक के लिए टूट पड़ेंगे। तो इसमें अहम भूमिका होती है हम टीचर्स की, लिटरेचर के जो इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, जो साहित्य की अवधारणाओं को समाज तक फैलाने की अपनी संकल्पना के साथ इस मुहिम में जुड़ते हैं, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो कैसे बच्चों में स्टोरी पढ़ने, स्टोरी को बताने की। और हमारे प्राचीन परंपरा में ऐसे कथावाचक हुआ करते थे, और हर शाम में खास करके अगर हम जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं, वहां ऐसे होता था कि किसी मचान पर कोई एक आदमी बैठा रहता था, और पूरी इलिस्ट्रेशन के साथ वो इस तरह से प्रेजेंट करता था कि वहां एक भीड़ खड़ी हो जाती थी। तो एक कथावाचक की भूमिका में जब हम टीचर्स आएंगे, तो ऑटोमेटिक बच्चों में ये इंटरेस्ट क्रिएट होगा। लेकिन हम केवल इस मोबाइल के चक्कर में ऐसे इन्वॉल्व हो गए हैं कि हमें उन चीजों के लिए अब, पीयूष मिश्रा जब अपनी स्टोरी बताता है, तो कई लोग रेडियो पर, एफएम पर उनको सुनते रहते हैं। तो इससे ऐसे स्टोरी टेलर की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और टीचर को इस भूमिका में आना होगा अगर लिटरेचर के साथ हमें बच्चों को जोड़ना है। धन्यवाद। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। मनीषा मैम, अब हम लोगों के पास 4-5 मिनट ही है एक्चुअली। ईयर एंड है और उसमें 1 घंटे हमने इतने सारे लोगों का ले लिया है, तो यही बहुत है। संतोष मैम भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। मैम, आप जब भी कुछ ऐड करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। अनम्यूट अनम्यूट। हाँ, हाँ जैसे अभी गायत्री मैम ने ऐड किया था जागृति। ना कि हाँ, जागृति, सॉरी, हम्म, बड़ा आम की आवाज, तो ऐसे ही मुझे याद आ रहा था कि एक बुक ऐसी थी कि जिसमें छोटे बच्चे जो हैं जो खुद रीड नहीं कर सकते हैं, तो वो हम्म, कुछ ऐसी बैटरी वाली थी, तो जिसमें हम्म, वो ऑन करेंगे तो वो स्टोरी वो अपने आप ऑन हो जाती है, तो वो भी एक ओके। मेरे को अच्छी लगी थी बुक। तो देखिए बच्चे कई वो भी तरीके के अट्रैक्ट होते हैं प्रयोग हो छोटे। रहे हैं। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। तो यही ऐड हम करना था। लास्ट, जी शुक्रिया, लास्ट कमेंट मनीषा जी और ज्योत्सना जी से लेंगे इस किताब के बारे में। उससे पहले मैं जब इनके बारे में पढ़ रहा था, राइटर के बारे में, तो मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी कि ये जो राइटर हैं मनोरमा जाफा, तो मतलब चिल्ड्रंस लिटरेचर पे एक जर्नल है, उसकी एडिटर रही काफी सालों तक, और दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे कॉन्फ्रेंस आयोजित करती हैं चिल्ड्रंस लिटरेचर को लेकर के। And she uses a very interesting word that is called book therapy. And I found it like very amazing. I mean कि कैसे book therapy का ये लोग स्टॉल लगाती हैं, and they promote it कि if you are going through certain problems,
ये किताबें पढ़ो और चीजें जो है ठीक हो जाएगी। तो आई फाउंड दैट वेरी पावरफुल। आई मीन पढ़ते हुए हमें भी कई बार लगा कि इट हैज दैट थेरेपेटिक वैल्यू, लेकिन प्रॉपर कोई ऐसा वर्ड भी यूज कर रहा है, बुक थेरेपी, दैट आई केम टू नो फ्रॉम इस मनोरमा जाफा। तो बहुत इंटरेस्टिंग इस फील्ड में, चूंकि 40 सालों से ज्यादा से ये काम कर रही हैं, तो लाइक शी हैज अ लॉट ऑफ इनसाइट। खूब लिखा है इन्होंने, खास करके विमेन्स लिटरेचर एंड चिल्ड्रंस लिटरेचर के फील्ड में। नॉवेल्स काफी सारे 8-9 नॉवेल्स इन्होंने लिखे हुए हैं। तो जब भी आप लोगों को बाकी मौका मिले इनके बारे में पढ़ने और लिखने का, तो वी मस्ट एक्सप्लोर दिस इंटरेस्टिंग राइटर। जी मनीषा मैम, आपने ये किताब पढ़ा और इस पे कोई फाइनल, आपने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे अगर कोई लिखना चाहे तो क्या क्या स्टेप, ये एक तरीके से हैंडबुक जैसा है, गाइड बुक जैसा, अगर कोई लिखना चाहता है उसके लिए। और पतली सी किताब अरविंद जी ने अपने वेबसाइट पे अवेलेबल करवा दिया है, अरविंद गुप्ता टॉयज पे। एनी फाइनल कमेंट यू वुड लाइक टू मेक मनीषा मैम? या मेरी लर्निंग इस बुक से ये हुई कि राइटिंग अ बुक इज ऑल्सो साइंटिफिक वर्क। ऐसा नहीं है कि आप उठो और कुछ भी लिख लो, तो देयर हैज टू बी सम स्टेप्स टू बी फॉलोड टू गेट अ वेरी गुड फाइनल आउटपुट फ्रॉम योर वर्क। तो अगर हम इनको फॉलो करें, मतलब मुझे शायद अब कभी भी कुछ लिखना होगा, नॉट ओनली फॉर स्टोरी बुक, बट कुछ भी लिखना होगा, तो उसमें जो स्टेप्स दिए हुए हैं वो बहुत यूजफुल लगे, कि हाउ टू स्टार्ट थिंकिंग एंड हाउ टू एक बड़ा स्ट्रेटेजिक वे ऑफ राइटिंग द स्टोरीज दिया हुआ है। So anybody who wants to write should read this book, because it's going to be very helpful for any time you write. I mean, story writing is different from reporting. एक बहुत अच्छा राइट। इसमें दिया हुआ है। यू आर नॉट रिपोर्टिंग, आप उसके जो फीलिंग्स है कैरेक्टर्स के वो बता रहे हो, यू आर सेटिंग अप द प्लेस। So how to do that, वो बहुत अच्छा दिया हुआ है। It's really a very helpful book, and I have learned a या lot from that, and it has inspired me to write. आप जरूर लिखिए, जरूर लिखिए। ज्योत्सना, इफ यू वुड लाइक टू मेक सम फाइनल कमेंट फ्रॉम द बुक? Definitely, this book as a guide that helps to मतलब what tips we have to follow if we start writing. जैसा कि पहले भी मैम ने बोला था, मनीषा मैम ने, कि स्टार्ट करे कैसे, मतलब लिखना शुरू करे कैसे, लिखे कैसे, उसके बारे में है। तो इस बुक से एक तरीके से इंस्पिरेशन आती है। एंड वन लाइन जो इस बुक में मुझे बहुत अच्छी लगी इज लाइक दैट की इन एवरी चाइल्ड हर्ट्स देयर इज अ स्टोरी। मतलब हर बच्चे की अपनी एक कहानी होती है। एज आई डील विद द प्राइमरी स्टूडेंट्स, तो हर बच्चे के अपने इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, कुछ इमोशनल कनेक्ट है या कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिससे वो डील करते हैं। सो इफ यू ऑब्जर्व आर क्लासरूम, अगर अपनी क्लास को ही ऑब्जर्व करें, तो वहीं पर ही हमें स्टोरी राइटिंग के लिए इतना कंटेंट मिल जाएगा, तो हमें कहीं और देखने की या जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इट्स जस्ट दैट कि उस पॉइंट पे हम स्टूडेंट को किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां पे नोट डाउन करें, that we can get a lot of material and lot of content and lot of idea to write the story and content for children, because children के बीच में रह के उनके प्रॉब्लम, उनकी ऑब्जर्वेशंस, जिन परेशानियों से वो डील करते हैं, जो इश्यूज उन्हें फेस करने पड़ते हैं, अगर उन्हें ऑब्जर्व करके हम स्टोरी राइटिंग या कंटेंट, या कहा जाए कि जैसे कि बच्चों के नजरिए से सोचकर ही लिखा जाए, तो वो लिख सकते हैं। सो आई एम नेवर रिटन कंटेंट फॉर चिल्ड्रन, बिकॉज पोइट्री में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है, पोइट्रीज में लिखती हूँ। बट दिस बुक हैज रियली इंस्पायर्ड अ लॉट कि मैं अपनी क्लास को और ज्यादा कीन ऑब्जर्व करूँ, सो दैट आई गेट able to write content for children also, and my student will be फैंटास्टिक, a part of the story. फैंटास्टिक। और मुझे भी याद आया कि एक बहुत खूबसूरत सुझाव इन्होंने दिया हुआ है कि जो भी लोग लिखना चाहते हैं, तो वो ऐसा नहीं होगा कि अचानक एक दिन बैठेंगे और लिखते और हैं। लिख शी सेज लेंगे। की, हाँ, शी सेज की हमेशा हमें एक पॉकेट बुक टाइप का, अब तो आप मोबाइल कैरी करते ही रहते हैं, एंड वी शुड नॉट डिपेंड अपॉन आवर मेमोरीज कि याद आ जाएगा और लिखेंगे। जब भी कोई आइडिया आया, या कभी कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट देखा, या कभी कोई ऐसी डायलॉग सुनी जो हम चाहेंगे कि लिखते टाइम उसमें लाएं, तो वो कहती है कि ये सारा रॉ मटेरियल्स है, आप तैयार रखो, यू नेवर नो कि उस सब की कब कब जरूरत पड़ जाएगी आपको। दैट आई फाउंड रियली वेरी इंटरेस्टिंग। तो जिसके पास इस तरीके का कलेक्शन होता है, जब वो लिखने के लिए बैठेगा, तो एक बड़ा अच्छा रॉ मटेरियल उसके पास होता है। उसने कहीं पे ओरिजिनल डायलॉग कैप्चर कर लिया है, मान लीजिए कहीं पे है बच्चा कुछ बोल रहा है और उसने लिख के रखा हुआ है, तो वो बहुत लाइवलीनेस जोड़ता है उस कहानी में। जब हम लिखने के लिए बैठते हैं, अगर कोई सीन, कोई डायलॉग या कोई मेमोरी
कुछ भी हम ऑब्जर्व करते हैं वो हमारे सामने आता है और हम लिख के रख लिया है। तो ही सेइंग कि वो एक एक हमारे पास रहना चाहिए, दैट एक्चुअली ग्रेजुअली मेक्स अस द राइटर। ये एक पेन स्टिकिंग वर्क है, मतलब इट्स लाइक ऑलवेज बीइंग अलर्ट, है ना, कि कब कहाँ से क्या मिल जाएगा हमें। बट आई थिंक यही शायद शानदार लिखने का एक तरीका हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। एक चीज मैं लास्ट में आप सबसे साझा करना चाहूंगा। बीच में मैंने एक चाइल्डहुड पे कॉन्फ्रेंस अटेंड किया और बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें जो बात मुझे समझ में आई कि दुनिया भर में हम लोग बचपन को समझने का जो हमारा जरिया है उसको हमने वेस्टर्न लिटरेचर को बनाया हुआ है। कि ये स्टेज थ्योरी है, पियाजे ने समझा दिया हुआ है, फ्राइड ने समझा दिया हुआ है। तो उस कॉन्फ्रेंस में इसको बहुत पावरफुली चैलेंज किया गया कि हर कल्चर अपने अपने तरीके से बच्चे को बनाता है, शेप करता है। और अगर हम उसको समझें कि हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में बच्चे को कैसे देखा समझा जाता है, वो कैसे दुनिया को देखते हैं, तो शायद हमारा चाइल्डहुड को लेकर के जो नजरिया है वो बहुत अलग होगा, बहुत ओरिजिनल होगा, जो अभी शेप्ड है वेस्टर्न आइडियाज के जरिए। तो आई फाउंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स लाइक कि हम ज्यादा ऑब्जर्व कर पाए कि हमारा कल्चर बच्चों को कैसे देखता है, कैसे इमेजिन करता है उसको, और फिर उनके उस संदर्भ में अगर हम कुछ लिख पाए, रचना कर पाए। तो इस साल रीड विथ ए टीचर पे बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और नए साल में हम फिर नई किताबों के साथ किताबों पे बातचीत का ये सिलसिला जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा मैम, ज्योत्सना मैम, थैंक यू चंदन सर। जी, और Thank you, सभी sir. साथियों का, प्रभात, शोक, जागृति, संतोष, और बहुत सारे साथी जिनका नाम मैं यहाँ नहीं ले पा रहा हूँ। सबका बहुत बहुत थैंक यू फॉर शुक्रिया। जॉइनिंग अस थैंक यू। on this wintry night. It was really Yeah, nice. Thank you. thank you. बाय बाय, टेक केयर। Bye bye.